नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे ताम्रपाषाण काल के बारे में और हम लोग पूरा ताम्रपाषाण काल को पढ़ लिए थे। आप लोगों को PDF भी मिल गया था और बहुत सारे मतलब के दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि वो जो है कि मेरे WhatsApp में पर्सनल मैसेज करते हैं। तो देखिए, सबको मैं मतलब कि पर्सनली नोट्स भेजने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो में मेरा जो है टेलीग्राम मतलब कि ग्रुप का लिंक रहता है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर दें। उसमें प्रतिदिन नोट्स जाएगा आपका, यानी कि जो टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक का नोट्स जाते रहेगा। तो दिक्कत हो जाती है, समय नहीं मिल पाता है सबको पर्सनली नोट्स भेजने में। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल मतलब कि ग्रुप ज्वाइन कर लें आप लोग, ठीक है। सरवन जीएस क्लासेस के नाम से है और उसमें डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में लिंक रहता है आपका। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जैसे सबसे पहले इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल को क्लियर किए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल, वो भी क्लियर कर लिए। यानी मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु तांबा था, इसीलिए उस समय तांबा के साथ साथ मनुष्य पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग उसको ताम्रपाषाण काल में पढ़ते हैं, वो हम लोगों का क्लियर हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको एक नगरी सभ्यता भी कहा जाता है, जिसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर में क्या पैरामीटर लिए हैं इतिहासकारों ने, क्या आधार लिए हैं इतिहासकारों ने, किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व का प्राचीनतम 4 सभ्यताओं में से, जैसे आपको पता है कि इसके समकालीन सभ्यता मिस्र में थे, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और उसी समय भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी। तो इन 4 सभ्यताओं में से एक थे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे नगरी सभ्यता बताई गई है। आखिर क्या विकास था, क्या सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता का, हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक क्लास में तो खत्म नहीं होगी, ये भी आपका 3 से 4 क्लास होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कहीं भी मतलब कि सारे चीज को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का कितना विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, वहाँ कैसे वर्ग रहते थे, वहाँ की आर्थिक जीवन क्या थी, वहाँ की महिलाओं की दशा क्या थी, हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो मतलब क्वेश्चन से भी, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चीजों को भी हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर फोकस करके। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इतिहासकारों ने इसको खोज के निकाला, सबसे पहले इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, साथियों, पूजा का समय है। आसपास में साउंड आ रही है, माइक मतलब हो रहे हैं, वो डीजे वीजे बज रहा है, तो हल्का सा साउंड में आवाज जा सकती है, ठीक है। आप लोग मतलब कि कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ज्यादा तो दिक्कत नहीं है, पूजा का समय चल रहा है, ज्यादा भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, हम लोग चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव के बारे में हम लोग देखते हैं। आखिर में किस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता जो बताया गया है, क्या आधार माना गया। अभी हम लोग अगर नगर का परिभाषा देखते हैं, वर्तमान में नगर का परिभाषा ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ की आबादी, जहाँ पे लगभग 70% से अधिक आबादी जो है कृषि क्षेत्र में नहीं, उद्योग और व्यापार में संलग्न हो, ठीक है। व्यापार वाणिज्य में संलग्न हो, व्यापार वाणिज्य में संलग्न हो, ठीक है। और वहाँ जो है कि जनसंख्या मतलब कम से कम 400 किलो मतलब कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ठीक है। और अधिकतर जनसंख्या जो है कि कृषि कार्य में नहीं, जबकि मतलब वाणिज्य व्यापार में संलग्न हो, उसको हम लोग नगर की मतलब परिभाषा में रखते हैं। आखिर में सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जो कि मतलब इतिहासकारों ने इसे नगर की परिभाषा में रखा है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ने इसको जो है कि नगर की नगरी सभ्यता नहीं माने हैं, इनकार कर दिए हैं, ठीक है। क्यों इनकार किया, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारा पैरामीटर है जो कि मतलब कि नगरी को लेकर के सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा नहीं करते हैं।
ठीक है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर हम प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो इनका एक ही आधार है। सबसे पहले तो यहाँ पे 7 ऐसे नगर थे, ठीक है, 7 ऐसे क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से नगर के तरफ विकसित है। तो सबसे पहले तो यहाँ नगर का विकास को देखा गया है, यहाँ पे नगर का विकास को देखा गया इस आधार पे। दूसरा, यहाँ पे लिपि का विकास देखा गया है, लिपि का विकास को देखा गया है इस आधार पे। इस 2 आधार पे इतिहासकारों ने इसको नगरीय की श्रेणी में रखा है, ठीक है। 2 आधार पे लिपि का विकास और नगर का विकास को आधार मान करके इतिहासकार ने इसको जो है नगर की श्रेणी में रखा है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसको जो है कि नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन इस 2 आधार को मान करके इतिहासकार, और बहुत सारे चीज है जो उनका सिस्टम बना हुआ है, उन सब चीजों को चर्चा करेंगे डिटेल से, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि इसको नगरीय सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। देखिए, जब मतलब कि इसके खोज के बारे में हम लोग पहले चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे खोज हुआ? जब इसका खोज नहीं हुआ था, इससे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को ही जो है सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। इतिहास में हम लोग सबसे पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता मानते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, ठीक है, अंग्रेज जब खुदाई कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, तो उस क्रम में इसका मतलब कि दुर्भाग्य से ही खोज हो गया। इसको दुर्भाग्य से ही सौभाग्य में बदल गया हमारा इतिहास, ठीक है। और कहीं कहीं ये गौरव करने वाली बात है कि हमारे इतनी प्राचीन सभ्यता, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने डेट को लेकर के अलग अलग बातें कही है, लेकिन जो ऑथेंटिक डेट माना गया है डीपी अग्रवाल के द्वारा, उनको 2300 BC से लेकर के, ठीक है, 2300 BC से 1750 BC माना गया। बहुत सारे इतिहासकार 2500 BC से मानते हैं, 2500 से 1750 BC मानते हैं, ठीक है। ये मतलब ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन इसको प्रमाणित डेट माना गया। हालांकि और कई सारे इतिहासकार ने कई सारे मतलब कि डेट को लेकर के बातें करते हैं, उनको भी चर्चा करेंगे। वर्तमान में रिसर्च आया है, उनका भी बारे में चर्चा करेंगे कि वर्तमान में क्या बताया गया इनके बारे में, ठीक है। चलिए, सब चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी खोज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका खोज कैसे हुआ? इससे पहले जो है, जब सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी, इससे पहले इनकी खोज नहीं हुई थी, तो इनसे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को ही जो है प्राचीन सभ्यता मानते थे। वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता मानते थे। जब इसकी खोज हो गई, तब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं, जो पूर्ण रूप से नगरीय रूप से विकसित थी। इनकी सब विशेषताओं को हम लोग चर्चा करेंगे। इनका खोज कैसे हुआ? तो देखिए, खोज के बारे में कहा जाता है जब अंग्रेज एक अधिकारी थे, शुरुआती चरण से हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो इनका खोज के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल से, ठीक है। यानी सिंधु सभ्यता का खोज एक एक करके हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स भी मिलेगा, लेकिन यहाँ से नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। इसके खोज के बारे में सबसे पहला व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रिटायर अधिकारी थे। ये चार्ल्स मेसन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक रिटायर अधिकारी थे। इन्होंने 1826 ईस्वी में, ठीक है, ये अपने इतिहास में पढ़े थे या ये जानते थे कि जो हमारा भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, सिंध नदी का क्षेत्र है, सब सिंधव का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में वो सिकंदर और पुरु के युद्ध के बारे में पढ़े थे, वो जानते थे। तो उन्होंने मतलब चार्ल्स मेसन ने सोचा था कि हम उसका जो पुरातात्विक स्रोत को जाने, खोजे। इसीलिए वो जो है 1826 में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में गए थे। और जब ये क्षेत्र में वहां पे जब वो वहां पे गए, तो वर्तमान के जो मतलब कि पंजाब पड़ता है आपका, जो मुख्य पंजाब है, वो पाकिस्तान में चल गए बंटवारे के बाद, ठीक है। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था देश का, ठीक है। तो ये जब पंजाब क्षेत्रों में गए, पंजाब क्षेत्रों में रावी नदी के तट पर एग्जैक्ट स्थान है आपका रावी, पंजाब साहिवाल, पंजाब के रावी नदी के तट पे पड़ता है आपका साहिवाल। ये साहिवाल जो है, ये वहां का मतलब पंजाब प्रांत के साहिवाल क्षेत्रों में ये पड़ता है, ठीक है, रावी नदी के तट पर। वहां पे इनको एक टीला दिखाई दिया। जब वहां एक टीला इनको दिखाई दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इनको साहिवाल क्षेत्रों में एक टीला दिखाई दिया। ये टीला जो है आपका, वो जो मतलब बगल में गांव पड़ता है आपका, हड़प्पा के समीप था। वहां पे गांव पड़ता है हड़प्पा, एक हड़प्पा गांव है, ठीक है, ये गांव है, उसी के समीप ये टीला मिला था। ठीक है। अब जब ये टीला मिला, तो इसी के स्थान जब ये टीला मिला, इसका खोज हुआ।
और इसके बारे में जब पता चला ये हड़प्पा स्थल था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे मतलब पहला नामकरण किया गया था इसी के आधार पे किया गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था इसी के आधार पे, क्योंकि ये सबसे पहला किला था। ये किला हड़प्पा गांव के पास पड़ता है, इसका खोज करके निकाला गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने मतलब कई सारे पत्र भी लिखे, इसके बारे में जानकारी भी दी अंग्रेजी सरकार को, लेकिन अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बाद में जाकर के जब इनकी खुदाई हुई 1921 ईस्वी में सबसे पहली खुदाई हुई इसी के आधार पर, ठीक है, सबसे पहली खुदाई इसी स्थान का हुआ, इसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया। तो सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था, ठीक है। और चार्ल्स मेसन ने प्रयास किया था 1826, ठीक है। चलिए उसके बाद एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर बर्ज, ठीक है। इसके बाद जो है एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर बर्ज, अलेक्जेंडर बर्ज, अलेक्जेंडर बर्ज। ये अलेक्जेंडर बर्ज जो है इन्होंने भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र का दौरा किया। ये भी एक अंग्रेज थे, ठीक है। ये भी उस क्षेत्रों का दौरा किया और इन्होंने भी कई सारी जानकारियां निकाली उसके बारे में, कई सारे क्षेत्र के बारे में जानकारियां निकाली, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब के बातों पर, न चार्ल्स मेसन के बातों पर, न अलेक्जेंडर बर्ज के बातों पर, ठीक है। उसके बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, जिसको भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो इसके बाद तो इन्होंने भी बहुत सारी जानकारी निकाली, लेकिन इनके बातों पर अंग्रेजी सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको भारत का पुरातत्वविद का जनक माना जाता है, आप लोग सब जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम महोदय जो है, ये कनिंघम महोदय ये पाकिस्तान उत्तर पश्चिम क्षेत्र का दौरा जो है लगभग 3 बार किए। ये जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र का दौरा 3 बार किए। 1952 से 56 के बीच ये जो है 2 बार दौरा किए थे। 1952 से 56 के बीच उत्तर पश्चिम क्षेत्र का 2 बार दौरा किए। और जब ये दौरा किए, हालांकि इनको भी बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं मिली, लेकिन इनको जो है एक मोहर प्राप्त हुआ। जब ये गए थे इनको एक मोहर प्राप्त हुआ और उस मोहर पर जो है 6 लिपि यानी 6 वर्ण लिखे हुए प्राप्त हुए, 6 वर्ण मिले जो लिखे हुए हैं, ठीक है। और मतलब और इन्होंने भी मतलब ज्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं किया, ठीक है। 1853 का बात है, ये जब दौरा किए थे, ठीक है, 52 के बीच में ये जो उनको 6 मोहरें मिली थी 1853 में, ये मोहर उनको प्राप्त हुई थी 1853 में। और हाँ चलिए, तो इसमें जो है यही 6 वर्ण लिखे हुए थे और इनको भी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, मतलब कि अंग्रेजों ने इसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी ये किए, लेकिन अंग्रेज सरकार जो है इसमें भी ज्यादा ध्यान नहीं दिए। उसके बाद इस क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, ठीक है, मतलब कई सारे रिसर्चर गए, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए। तो एक बार क्या हुआ, आप लोग को पता होगा कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का क्षेत्र और दक्षिण का क्षेत्र जो पड़ता है, जो आपका कराची पोर्ट है यानी बंदरगाह है, कराची से लेकर के लाहौर तक जो है पटरी बिछाया जा रहा था। आप देखेंगे, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान का मैप को ऐसे करके बनाते हैं, ये आपका ऐसे करके अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कराची है, यहाँ पे आपका पड़ता है कराची, ठीक है, और यहाँ पे आपका पंजाब में पड़ता है लाहौर। एग्जैक्ट मैप नहीं बता रहे हैं आपको, बस समझाने के लिए, ठीक है। कराची से लाहौर के बीच जो है, यहाँ से कराची से लाहौर के बीच ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी, यहाँ से ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। और आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी स्थल लगभग इसी क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े स्थल इसी क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कराची से जब मतलब लाहौर के बीच, ये 1856 की बात है, ये जो घटना है आपका 1856 का है। 1856 ईस्वी में 2 भाई थे, बर्टन बंधु, बर्टन बंधु। ये बर्टन बंधु 2 भाई थे, ठीक है, एक विलियम बर्टन और एक शायद जेम्स बर्टन है, आप लोग एक बार देख लेंगे, एक विलियम बर्टन और एक जेम्स बर्टन ही है शायद, आप लोग एक बार इसको देख लेंगे कि जेम्स बर्टन ही है क्या, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों बर्टन बंधु भाई थे।
ठीक है। और उसी के नेतृत्व में इस क्षेत्रों में जो है वो वहां के ठेकेदार थे, इसी ये बर्तन बंधु, और इसी के नेतृत्व में यहाँ पे ट्रेन की पटरी बिछाई जा रही थी। तो पटरी बिछाने के दरमियान में जब वहां पे बांध बनाया जा रहा था, मतलब मिट्टी को खोद करके, तो उस क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के ईंट प्राप्त हुए और उस ईंट को देखा गया तो वो आधुनिक तरीके से जो ईंट बनाया जाता है उससे बिल्कुल भिन्न थे, उसके आकार बिल्कुल भिन्न थे। तो वो देख करके आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए। कहा जाता है कि उन्होंने मतलब के उस ईंट को जो है पटरी पर बिछा दिए और इस्तेमाल कर लिए, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीजें एक उसका दिमाग में खटक चुका था कि ये कहीं विशेषताएं दिखाई देती है, ठीक है। तो फिर भी इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो है ये समझ चुके थे अब कि कहीं न कहीं यहाँ कोई खास चीजें हैं, यहाँ कहीं कहीं मतलब कि इतिहास छुपा हुआ है। तो इसी कारण से इसके बाद जो है बर्तन बंधु 1856, इसके बाद लिख लीजिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद बर्तन बंधु का ये, उसके बाद एक मिनट दोस्तों, बर्तन बंधु के बाद जो है 1912 इसमें फ्लीड ने, ठीक है, इसके बाद जो है जब ये चीजें जब यहाँ से ईंट प्राप्त हुई तो उसके बाद फ्लीड ने एक रिसर्च पेपर जारी किया, ठीक है। इस पर मतलब जो केंद्र सरकार थी, यानी उस समय अंग्रेजी सरकार थी, ठीक है। तो मतलब कि 1912 में फ्लीड, 1912 की घटना है, फ्लीड ने जो है एक रिसर्च पेपर जारी किया। इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में, ठीक है, इन्होंने जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इन्होंने जो है एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। और रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया किसको लेकर के, ये सिंधु सभ्यता को लेकर के इन्होंने जो है एक रिसर्च पेपर जारी किया, ताकि मतलब ये ईंट प्राप्त हुई तब रिसर्चरों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। और रिसर्चर जब ज्यादा ध्यान देने लगे तो रिसर्चर ने जो है कि कई सारे मतलब कि वो रिसर्च पेपर जारी करने लगे, ताकि केंद्र सरकार का यानी अंग्रेजी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और इस पर अंग्रेजी सरकार ध्यान दे। और जब फ्लीड ने रिसर्च पेपर जारी किया एशियाटिक सोसाइटी में, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में 1912 में सिंधु सभ्यता को लेकर के, तब सरकार को ज्यादा मतलब कि इस ओर केंद्रित हो गई सरकार। और इसका कहीं न कहीं ये जो है कि कहीं कहीं इनको सफलता भी मिली। और इसी के आधार पे, ठीक है, इसी जब ये रिसर्च पेपर जारी किए, ये बड़े इतिहासकार हुआ करते थे, इसीलिए तब अंग्रेजों ने ज्यादा ध्यान दिया। तब 1921 ईस्वी में, ठीक है, खुदाई काम प्रारंभ हुआ। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में, जॉन मार्शल, ये बहुत बड़े इतिहासकार है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है इस समय ये पुरातत्व विभाग के जो है कि हेड हुआ करते थे, पुरातत्व विभाग के निर्देशक हुआ करते थे, ठीक है, ये पुरातत्व के निर्देशक थे, इसी के निर्देशन में सारा कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले जो आपका हड़प्पा, ये आपका मतलब कि जस्ट आप मैप को देखेंगे, इधर आपका हिंदुस्तान है, तो ये मान लीजिए सीमा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये आपका पंजाब का क्षेत्र है, और ज्यादातर पंजाब का क्षेत्र कहाँ चल गया, पाकिस्तान में, ठीक है। पंजाब का यहाँ पे आपका जो मुख्य पंजाब लाहौर है, वहां पे आपका पंजाब में ही पड़ता है आपका हड़प्पा, ठीक है। जिस स्थल को सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने खोजा था, उसकी खुदाई प्रारंभ हुई। इसी के चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्वविद थे, उनका नाम था दयाराम सहनी। इसी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खुदाई प्रारंभ किया गया। और 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी, इसका नेतृत्व 1922 में इनके द्वारा मोहनजोदड़ो आपका पड़ता है सिंध क्षेत्रों में पड़ता है, यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्रों में, दोनों पाकिस्तान में है वर्तमान तो, उस समय तो बंटवारा नहीं हुई थी, हिंदुस्तान का हिस्सा था, ठीक है। इसके नेतृत्व में आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब देखिए, तो मतलब कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी को, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व करता, और रखालदास बनर्जी को, मोहनजोदड़ो का 1922 में और हड़प्पा का 1921 में, दोनों की खुदाई किया गया।
जब खुदाई किया गया तो वहां से बड़ी मात्रा में जो है कि वहां का अवशेष प्राप्त हुए, वो सारे अवशेष मिले। तब लगा कि नहीं, यहाँ पे कहीं कहीं राज छुपा हुआ है। राज क्या, फिर बाद में निकाला गया। तो आप लोगों के सामने राज हम भी खोल रहे हैं आज। देखिए क्या क्या राज खुलता है, चलिए देखते हैं। उसके बाद जब इनका खुदाई किया गया तो धीरे धीरे जब इनका खुदाई और बढ़ते गया, धीरे आजादी से पहले लगभग 40-50 स्थल की खुदाई हुई थी, लेकिन वर्तमान में तो लगभग 1500 से भी ज्यादा स्थल की खुदाई हो चुकी है। उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। 1500 स्थल तो नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य चीजों का करेंगे, ठीक है। देखिए, तो रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुआ। उसके बाद इनका खुदाई हुआ, तब इनको निकाला गया, तब इसका नामकरण किया गया। तब हम लोग तब इसका नामकरण के बारे में इस तरह से इनको खोजा गया, इनको खोज करके निकाला गया। चलिए अब इनका नामकरण के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे कैसे इसका नामकरण, क्या क्या रखा गया। सबसे पहले तो हम लोग मैप बना लेते हैं इसका। मैप से ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैपिंग कर देंगे एक बार, सारा दिमाग में आ जाएगा। चलिए तो छोटा सा मैप ही बनाएंगे, ठीक है, ताकि समझे सिर्फ। तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं पहले, और आप लोग भी प्रयास कीजिएगा मैप बनाने का। हर नोट्स में आपका मैप होना चाहिए। पेंसिल से प्रयास कीजिएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधर का जरूरत भी नहीं है, इधर हम लोग देख लेते हैं। ये आपका अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। एकदम इसी तरह से लगभग है मैप बना हुआ पाकिस्तान का। आप देखेंगे तो लगभग ऐसे करके है। और अफगानिस्तान आपका यहाँ तक सीमा, ठीक है। और आपको पता है कि सिंधु नदी जो कि यहाँ पे मानसरोवर से निकलती है यहाँ से, और एकदम ये काटते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए आपका यहाँ पे ये पड़ता है आपका अरब सागर। नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे नामें लिखना। ये अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग मैप बना लिए। अब देखिए, अब इनका नामकरण को लेकर के चर्चा करेंगे, ठीक है। नामकरण, इसका नामकरण तो कैसे पड़ा, नामकरण तो आपको सबसे पहले तो हड़प्पा नाम की खुदाई 1921 में हुई। उस आधार पे, क्योंकि वो टीला जो मिला था वो हड़प्पा नामक गांव में था, इसलिए उसका नाम रखा गया हड़प्पा। तो सबसे पहले तो इनका नाम हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता। आप लोग नोट करते चलेंगे। सबसे पहला नाम इसका क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद जॉन मार्शल ने जो है अपने पुस्तक लिखी है, ठीक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस, ठीक है। दूसरा नाम है इनका, पहले जॉन मार्शल की पुस्तक है। जॉन मार्शल ने एक पुस्तक लिखी है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस, एंड द इंडस, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। और इसका नाम जो है, इस पुस्तक में इन्होंने सिंधु सभ्यता रखा, सिंधु सभ्यता रखा। इसी पुस्तक में इन्होंने इस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु सभ्यता रखा। क्यों रखा सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता रखा। शुरुआती चरण में मतलब हड़प्पा सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पा लगभग इसी क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। इसके बाद जब खुदाई का एक प्रारंभ हुआ तो जितने भी स्थल है, ये आपका सिंधु नदी है, ये आपका कौन सा नदी है, सिंधु नदी।
जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं लगभग लगभग बहुत सारे स्थल ये सिंधु नदी के आसपास प्राप्त हुए। जितना लगभग हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल है जो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पूरे के फैले फैले हुए थे। इसी आधार पे इनको लगा कि नहीं, इसका जो है ये पूरा का पूरा सिंधु क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसीलिए इसका नामकरण इसने क्या रखा, सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता रखा। ठीक है, ये दूसरा नाम। उसके बाद मार्टिन विलियर साहब है। ठीक है, एक इतिहासकार है, आपके बहुत बड़े इतिहासकार है मार्टिन विलियर। इन्होंने जो है मार्टिन विलियर, ये आपको पता है कि ये इतिहास में जो सांस्कृतिक अनुक्रम होता है, सांस्कृतिक अनुक्रम का मतलब ये होता है कि इन्होंने ही सबसे पहले दर्शाया है सांस्कृतिक अनुक्रम को इतिहास में। सांस्कृतिक अनुक्रम का मतलब कि पहले हम लोग कौन सभ्यता पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा पढ़ते हैं, उसके बाद कौन सा दिखाई देता है, वो सांस्कृतिक अनुक्रम है जिन्होंने ये मार्टिन विलियर साहब ने दिए हैं सांस्कृतिक अनुक्रम को। जैसे सबसे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग ताम्र पाषाण काल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ये आपका सांस्कृतिक अनुक्रम है और इसको मार्टिन विलियर साहब ने ही दिए है। ठीक है, इन्होंने ही दिए और इन्होंने भी सपोर्ट किया कि नहीं, इसका नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके अधिकतर स्थल जो है सिंधु घाटी के आसपास पाए गए हैं। इसी आधार पे इसका नाम जो है किया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। मार्टिन विलियर जो है इनके सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक रही है, मैं नाम बोल देता हूँ। ठीक है, मार्टिन विलियर की, कभी पूछ सकता है, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड द बियॉन्ड। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में जब इनकी खुदाई प्रारंभ हुई तो दूसरा नाम इनका सिंधु घाटी सभ्यता, पहला हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मार्टिन विलियर भी ने इसका सपोर्ट किया है। इसके बारे में ये चीजें ध्यान में रखना है, सांस्कृतिक अनुक्रम, सांस्कृतिक अनुक्रम को इसी ने दर्शाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि इतिहास में सांस्कृतिक अनुक्रम क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, और मतलब कि ऐसे सवाल भी आ सकता है, ऐसे सवाल मतलब कि पूछ सकता है कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जब मतलब खुदाई का प्रारंभ हुआ तो इनके जो पूरा स्थल है भारत के भी कई क्षेत्रों में पाया गया। ठीक है, सरस्वती नदी, देखिए आपको पता है भारत में जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, यहाँ से आपका ऐसे करके निकलती है गंगा और यहाँ से यमुना करके इलाहाबाद में मिलती है और इधर से एक नदी बहती थी। ठीक है, यहाँ यहीं आकर के मिलती थी, जिसको हम लोग गंगा यमुना सरस्वती के नाम से जानते हैं। और ये संगम जो है, ठीक है, सनातन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। तो ये गंगा यमुना, ये आपका गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है। ठीक है, ये तीन, हालांकि ये वर्तमान में ये नदी नहीं है। ठीक है, उनका अवशेष अभी भी दिखाई देता है जो राजस्थान क्षेत्रों से बहते हुए आती है। ठीक है, अभी इनका मुहाना तो यहाँ दिखाई देता है, तीनों का मुहाना का कलर भी अलग अलग है। ठीक है, जब आप कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहां आपको मुहाना दिखाई देगा अभी। ठीक है, ये वर्तमान में नहीं है सरस्वती नदी, लेकिन उस समय हुआ करती थी। कहा जाता है जब इनका खुदाई कार्य प्रारंभ हुआ तो शुरुआती चरण में तो इसी क्षेत्रों में जो है, ये वाला क्षेत्रों में, ठीक है, हड़प्पा के स्थल प्राप्त होते थे। लेकिन भारत के वर्तमान में, भारत तो उस समय तो भारत नहीं हुआ करता था, लेकिन वर्तमान के भारत मतलब भारत अलग नहीं था, सॉरी मतलब कि ये पाकिस्तान अलग नहीं था भारत, मतलब कि भारत से। ठीक है, तो लेकिन जब खुदाई कार्य प्रारंभ हुआ तो ये सरस्वती नदी के आसपास भी बहुत सारा स्थल प्राप्त हुआ, गुजरात में भी बहुत सारा स्थल प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी प्राप्त हुआ, यानी कि इन क्षेत्रों में पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता ये क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, बड़ा सा क्षेत्रों में फैला हुआ था, इसीलिए इसका नामकरण जो है, जब बाद में खुदाई करके इन सारे स्थल की खुदाई किया गया तब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बड़े क्षेत्रों में दिखाई दिया गया। ठीक है, और ये सिंधु नदी के आसपास सरस्वती नदी तक भी फैला हुआ है, इसीलिए इसका जो मतलब नामकरण किया गया, तीसरा नामकरण जो इसका हुआ। ठीक है, ये तीसरा नामकरण जो इसका हुआ, या स्टार लगा दीजिए, तीसरा नामकरण इसका वृहत्तर सिंधु सभ्यता रखा गया। वृहत्तर सिंधु सभ्यता, वृहत्तर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता रखा गया, वृहत्तर सिंधु सभ्यता। उसके बाद चूंकि ये सरस्वती नदी के भी किनारे बहुत सारे पूरा स्थल पाए गए, इसीलिए इसका जो चौथा नामकरण किया गया, चौथा नामकरण आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया, सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता रखा गया, सरस्वती सभ्यता रखा गया। देखिए इसमें कुछ भी याद करने की चीज नहीं है,
आप अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कोई भी याद करने की चीज नहीं है आपको। तो अब ये सरस्वती नदी है, ये आपका सरस्वती नदी है, यहाँ भी प्राप्त हुआ। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुआ, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। बाद में देखा गया इन क्षेत्रों का खुदाई हुआ सिंधु के आसपास, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये बड़ा क्षेत्रों में मिला तो बृहत्तर सिंधु सभ्यता। सरस्वती के आसपास भी मिला, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि जो जितने भी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में तो सरस्वती नदी ही मतलब सिंधु घाटी से सभ्यता से ज्यादा, सॉरी कहने का मतलब है वर्तमान में जो है सिंधु नदी के आसपास में जितने पुरास्थल मिले उससे ज्यादा पुरास्थल सरस्वती के आसपास मिले वर्तमान में, ठीक है। तो सरस्वती नदी के भी आसपास फैला हुआ था ये, ठीक है, इसीलिए इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया, ठीक है। उसके बाद चूंकि इस सभ्यता के लोग ज्यादातर कांसे का इस्तेमाल किए थे। आपको इससे पहले अभी जस्ट पढ़ाए ताम्रपाषाण का, अभी हम लोग इससे पहले क्या पढ़े, ताम्रपाषाण का। यानी कि इस समय जो है यहाँ के लोग तांबे का इस्तेमाल कर चुके थे। हम लोग देखे हैं कि ये चूंकि पूरे नगरीय सभ्यता है, ठीक है, हम लोग देखे कि ताम्रपाषाण काल में भी लोगों का घर जो है कुछ कुछ जो है पक्के का मिलने लगा था। यानी कि ये कहीं कहीं विकास धीरे धीरे किया है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार बोलेंगे नहीं यहाँ के लोगों ने इसको नहीं बताया। ये आगे अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ताम्रपाषाण यानी कि इससे पहले मनुष्य, ताम्रपाषाण काल के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता, इसके बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले मनुष्य ने तांबे का इस्तेमाल किया था। इस काल में मनुष्य ने जो है टीन मिला दिया तांबे में, और हमको पता है कि टीन और तांबा को मिला करके क्या बनता है, कांसा। तो इस काल में अधिकतर जो है इस काल के लोग खूब कांसा का बर्तन इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसको जो पांचवा नाम दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका कई बार पूछा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता, और आप लोग खूब रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव खाली नहीं करना है। और आपको पता है बीपीएससी का भी मतलब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ, इसी वस्तु को लेकर हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन कर देंगे लास्ट में स्पेशल से, ठीक है। चलिए, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। ये सारा इसका नामकरण है, ये इसका नामकरण है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, हाँ ये भी ध्यान में रखना है। जॉन मार्शल ने इसको सिंधु सभ्यता कहा है। क्वेश्चन अब जो है टफ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। स्टार मार्किंग क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन, जो 2 नंबर का रहेगा आपका, तो उसमें टफ क्वेश्चन रहेगा। अब आप जो है थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब जो पहले जो है कि ग्रुप डी वाला भी मतलब भेड़िया धसान जिसको नहीं कहते हैं, उस तरह से एग्जाम देने जाता था। एसएससीओ की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मतलब कुछ भी तैयारी करे, जनरल कंपटीशन का बीपीएससी के एग्जाम में बैठ भीड़ लगा दिए। अब बिहार सरकार को ये समस्या हो जाती है कि उनको जो है कि कैसे कंप्रोमाइज करे सीट, उतना सीट को कैसे मतलब कि बनाए बीपीएससी को। और इसीलिए बीपीएससी का एग्जाम तो खाली बीपीएससी का है, लेकिन होता है ग्रुप डीओ से मतलब कि खत्म टाइप का एग्जाम स्थान में। तो मतलब ऐसे बैठता है कि सब, जैसे कि हमको तो एक साथी बोल रहे थे कि जानते हो कि हम लोग जो बैठे थे उसका पिछलका बेंच वाला चारों तरफ से गोल घेर करके क्वेश्चन बना रहा था। बोले वाह भाई वाह, यही तो बिहार है क्या, एक समय क्या था एक समय क्या है। इन सब चीजों का मतलब कि समाधान लाने के लिए सरकार ने ऐसा की है, ठीक है। अभी मतलब बहुत सारा चीजें स्पष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चर्चा नहीं किया हूँ, ठीक है, कि क्या क्या। अभी लास्ट में आपका चर्चा कर देंगे, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आप लोग बारीकी से पढ़िए। आप वैसे लोग नहीं जाएंगे अब कि जो कि मतलब तुक्का मारने वाले थे। अब थोड़ा टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है, नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। स्पष्ट नहीं है इन चीजों का, लेकिन हाँ स्पष्ट हो जाएगी। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ अभी तक में क्या क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका नामकरण को लेकर के हम लोग चर्चा कर दिए। ये इनका नामकरण था, एक सेकंड, ठीक है, नामकरण था। अब देखिए, ये तो इनका नामकरण हो गया, ठीक है, नामकरण हो गया। लेकिन अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इनका विस्तार कहाँ तक था, ठीक है। जब इनका खोज किया गया, ये नामकरण हो गया, तो इनका विस्तार कहाँ तक था। अब इसी मैपिंग में इसको देख लेंगे विस्तार कहाँ तक था इसका, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ तक था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता का विस्तार।
ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार। मेरा मन तो है लंबा खींचने का, लेकिन शायद आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं लंबा वीडियो, ठीक है। नहीं तो मैं आप लोगों को बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि लंबा से लंबा क्लास चले, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं, इसलिए मुझे मतलब कि 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो, 1 घंटा का वीडियो से कम ही बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप लोग का जैसा जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसी अनुसार से काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ाइए, ठीक है, उसके बाद हम प्रयास करते हैं। चलिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है, और कहीं आपको कंटेंट में रहे या कॉन्सेप्ट में रहे कहीं कमी नहीं हो, तो विस्तार को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्तमान में आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में पाया गया है। तो सबसे पहले इसका चर्चा कर देते हैं कि ये कहां से कहां तक पाया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ये मैप इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा नदी को, ये वाला देखो, जो सबसे इसका पूरब, जब उनका खुदाई का एक प्रारंभ किया गया, तो जो सबसे पूरब में इनका प्राप्त हुआ स्थल उत्तर प्रदेश, ये आपका यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये जो आलमगीरपुर है आपका, ये आपका हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, ठीक है। उसके बाद सबसे आपका जो दक्षिणी स्थल है, पहले दक्षिणी स्थल था भगत राव, जो गुजरात में पड़ता है आपका, ठीक है। लेकिन समथिंग 1974 में जब खुदाई हुआ, 1974 में खुदाई हुआ, तो मतलब 1974 में यहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, अहमदनगर जिला में, ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है आपका दायमाबाद, कहीं कहीं इसको दैमाबाद लिखा गया इस तरह से, दैमा, बहुत सारे बुक जो है ना इस तरह से लिखी है दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। तो इसको हम दायमाबाद ही लिखते हैं। और ये आपका जो है गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, इसको जो है ना अलग कलर से लिख देते हैं। ये आपका दायमाबाद, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये ध्यान में। और ये आपका कौन सा नदी है, प्रवरा नदी, ये मतलब कि प्रवरा जो है आपका गोदावरी की सहायक है। और ये आपका सबसे दक्षिण का स्थल खुदाई करके प्राप्त हुआ है। सबसे उत्तर का जो स्थल है सिंधु की सहायक है आपका झेलम और चिनाव नदी, यहाँ पे इस तरह से आपकी चिनाव नदी बहती है। तो यहाँ पे आपका मतलब जम्मू में मिला है, अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया है, तो यहाँ पे आपका जो है कि मिला है आपका मतलब कि मांडा, और ये मांडा जो है आपका ये चिनाव नदी में पड़ता है, ये चिनाव नदी, ठीक है। और ये आपका सबसे उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल जो आपका है ये आपका ये बलूचिस्तान का क्षेत्र, या जस्ट यहीं पे पड़ता है, ऐसा मैप में आप खोजेंगे यहीं पे आपका पड़ता है सुतकांगे डोर। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि कई सारा बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे एक बुक में लिखा हुआ है सुतकांगे कहीं कहीं लिखा हुआ है, सुतकांगे ऐसे लिखा हो, तो ये आप लोग समझदार हैं उतना। ये सुतकांगे डोर जो है ना आपका, ये आपका दस्क नदी के किनारे है, दस्क नदी, ठीक है। ये आपका मतलब कि ये 3 देशों में विस्तार था, ठीक है। और 2 स्थल जो मात्र 2 स्थल है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, ये अफगानिस्तान है, एग्जैक्ट नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 स्थल, एक है सुर्तगोई और एक है आपका मुंडी घाट। यहाँ पे आपका 2 स्थल प्राप्त हुए, अफगानिस्तान में सुर्तगोई और यहीं पे आपका मिला है मुंडी घाट, ये आपका 2 स्थल मिले हैं, ठीक है, जो कि मतलब बीच में पड़ता है, सबसे पश्चिम में ये है। तो देखिए ये इनका 3 देशों में विस्तार था, ठीक है। आपका कहां से कहां तक, मतलब कि पूरब में उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम में सुतकांगे डोर, उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक, ठीक है। और इसका आकार को लेकर के कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसका आकार जो है कि कैसा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार कैसे, देखिए आप अगर इसको मिलाएंगे इस तरह से त्रिभुजाकार, देखिए इसको ये आप ऐसे करके ऐसे मिलाइए इसको, तो ये देखिए लगभग आपका त्रिभुजाकार बनेगा, ये देखिए त्रिभुजाकार है।
अब एक स्थल इधर प्राप्त हो गया है तो इसे करके अब कर दीजिए, ठीक है। लेकिन लगभग इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि इसका जो मतलब कि उत्तर पूरब पश्चिम विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, जैसे भारत का है ना, उत्तर दक्षिण से कितना है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक है 1600 किलोमीटर, 1600 किलो। और जो आपका उत्तर दक्षिण है ये आपका है 1400 किलोमीटर, ये आपका है 1400 किलोमीटर, ठीक है। लगभग त्रिभुजाकार है इसका आकार। अब देखिए ये जो जैसे भारत का आपका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसी तरह से आपका इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ था, 99,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। एग्जैक्ट कहीं कहीं पे 13 लाख भी आ जाएगा आपका, ठीक है, एग्जैक्ट। और वर्तमान में नया रिसर्च में तो थोड़ा सा बढ़ गया है समथिंग, ठीक है, बढ़ गया है। और एग्जैक्ट नहीं है, ये 12,99,000 समथिंग में 666 है, लेकिन 12 लाख उतना आपको डेट नहीं पूछा जाता, मतलब एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लगभग आपको 13 लाख रखना है, कहीं कहीं 12,99,000 ही आएगा, वो एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये इतने बड़े क्षेत्रफल में भूभाग में ये फैले हुए थे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या आएगा। उसके बाद आपका जो है कि ये लगभग 3 देशों में है, आपका कितने देशों में फैला हुआ है, 3 देश। पहले इसको देख लेते हैं। ये इतनी बड़ी जो सभ्यता थी, आपको पता है मिस्र की सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। इसको हम मैप में देखें, मिस्र की जो सभ्यता उस समय जो इस समय इसके समकालीन जो सभ्यता चल रही थी, देखिए जितने भी सभ्यता है वो सब के सब नदी किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। जितने भी सभ्यता का उद्भव हुआ है नदी किनारे हुआ है। उसका कारण है कि शुरुआती चरण में मनुष्य नदी के आसपास रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो इस कारण से, और वहां भी और नदी किनारे इसलिए भी हुआ है क्योंकि वो उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ क्षेत्र में मनुष्य इसलिए रहना पसंद करता है क्योंकि वहां उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, वहां भोजन प्राप्त हो जाता है, पानी प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सभ्यता का उदय हुआ है वो सब के सब नदी किनारे हुआ है। जैसे देखिए ये आपका भारत है, तो भारत ये क्षेत्रों में आपका सिंधु घाटी की सभ्यता उस समय चल रही थी, ठीक है। और इसी समय यहाँ पे आप देखेंगे ये ईरान इराक का क्षेत्रों में यहाँ पे आपका चल रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ पे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसी आपका मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका मिस्र है, और आपको पता है ये विक्टोरिया झील से निकलती है आपका नील नदी और भूमध्य सागर में गिरती है। और यहाँ पे आपका चलता था उस समय कौन सा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, जहाँ पे आपका बड़ा बड़ा पिरामिड पाया गया है, ठीक है। और इधर आपका चलता था चीन में चलता था, इस क्षेत्रों में चीन की सभ्यता। और ये समकालीन सभ्यता है, ये सब के सब समकालीन सभ्यता है, ठीक है, उस समय जो चलती थी ये सब। आप लोग इसको एटलस में देखिएगा, ठीक है। तो ये कहा जाता है, बताने का मतलब यह है जो मिस्र की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता से इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 12 गुना अधिक था, ठीक है। मिस्र की सभ्यता से ये जो है 12 गुना अधिक था, 12 गुना जो है अधिक था, ऐसे तीर मार देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। तो 12 गुना अधिक था इसका विस्तार मिस्र की सभ्यता से, ठीक है। अब देखिए इसके पूरा स्थल कितने देशों में पाए गए हैं, 3 देशों में, ठीक है। तीनों देशों के बारे में देख लेते हैं जो इनके पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। पूरा स्थल कितने देशों में हुए, 3 देशों में हुए, 3 देश, ठीक है, 3 देश है। अब देखिए 3 देश में एक तो आपका हिंदुस्तान, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए आजादी से पहले जो है मतलब कि लगभग 40 से 50 स्थल की ही खुदाई हुई थी, 40 से 50। लेकिन आजादी के बाद वर्तमान में लगभग इसके टोटल 1500 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं, 1500, ठीक है। और उसमें से लगभग 900 पूरा स्थल भारत में पाए गए हैं। लगभग मात्र 2 स्थल जो है अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान में शेष लगभग 600 स्थल बचे। 600 स्थल जो है आपका पाकिस्तान में पाए गए हैं, जो भी आप 1500 में। और कुछ स्थल छोटे मोटे हैं जो अभी भी खुदाई चल रहा है, उसका बहुत सारे रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं उस पर। तो 1500 स्थल ये 3 देशों में पाए गए हैं, ठीक है। आप देखिए और उसके बाद अब एक एक करके हम लोग, हाँ, भारत में अगर हम चर्चा करेंगे, भारत में सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुआ है।
और भारत में भी सबसे अधिक स्थल जो प्राप्त हुआ है आपका वो गुजरात में हुआ है। गुजरात में यहाँ पे सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुआ, ये आपका गुजरात है, ठीक है, यहीं पे आपका सबसे अधिक स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इसके विस्तार का, ठीक है, कि जैसे मतलब कि जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल प्राप्त हुए, एक सुल्तान मतलब सुर्तगोई और मुंडी काग, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे स्थल मिले हैं, उसके कुछ मुख्य स्थल की चर्चा करेंगे, जैसे मतलब अफगानिस्तान में 2 स्थल, पाकिस्तान में 3 प्रांत में यह मतलब मिले हैं, ठीक है। इन सब को देखिए एक एक करके अच्छा से समझ लेना है। पाकिस्तान का 3 प्रांत में, एक तो आपका बलूचिस्तान, और जितना भी स्थल है सब दक्षिणी बलूचिस्तान में मिला है, तो एक हो जाएगा आपका बलूचिस्तान, दूसरा हो जाएगा आपका सिंध प्रांत, और तीसरा हो जाएगा आपका पंजाब प्रांत। ये 3 प्रांतों में, पाकिस्तान के 3 प्रांतों में ये मिला है। और भारत की अगर हम बात करें तो एक एक करके आप देख लीजिए भारत का, ठीक है। भारत का एक सबसे पहले तो आपका जम्मू कश्मीर, तो JNK लिख देते हैं, जम्मू कश्मीर के बाद आपका पंजाब के बाद हरियाणा के बाद आपका गुजरात, ये पहले राजस्थान लिख देते हैं, राजस्थान के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और एक आपका यूपी उत्तर प्रदेश। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भारत के 7 राज्यों में ये स्थल मिले हैं, जबकि पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, ठीक है, और अफगानिस्तान में 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। ये अब आप लोग इसको बांट लेंगे। आप देखिएगा जम्मू कश्मीर में मात्र 1 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, मात्र एक, जो आपका मांडा है, ठीक है। और आपका उत्तर प्रदेश में कुछ स्थल, ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। अब एक एक करके देखेंगे, पंजाब में कौन कौन सा स्थल मिला, हरियाणा में कौन कौन सा, राजस्थान में, इसी तरह से सभी राज्यों में एक एक करके चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका विस्तार रहा। अब अगर आगे बढ़ाएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देखेंगे नहीं, उसको टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए तो मतलब आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि इनका विस्तार एक एक करके कल हम लोग डिटेल से इसका चर्चा करेंगे। और आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा, सबको शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सब कोई देख पाए। और जहाँ समझ कमी हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ कमी आ रही है, ठीक है। फिर हम लोग इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। कमेंट कीजिएगा गलतियों का, ठीक है, लेकिन हाँ आप लोग पूरा वीडियो प्रतिदिन देखिए, इसको नोट कीजिए, सबका नोट्स मिल जाएगा। चलिए आज यही तक रहने दीजिए, फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे इसको डिटेल से। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।